तक आप लोगों ने पढ़ा पाचन तंत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वो पाचन तंत्रों द्वारा उस भोजन का पाचन होता है, उसके पश्चात भोजन का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से पाचन क्रिया पूर्ण होती है। लेकिन पाचन तंत्रों द्वारा ही नहीं, भोजन के पाचन में पाचन ग्रंथियों का भी सहयोग होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहयोग करती हैं, इसके बारे में हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो पाचन ग्रंथियां पढ़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसकी इंग्लिश होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां में सबसे पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड्स। तो लार ग्रंथियों में क्या होता है कि जब भोजन मुख में होता है, हम दांतों द्वारा उसे चबाते हैं, तोड़कर और छोटे छोटे करते हैं, तो भोजन में क्या मिलता है? लार, जिसकी सहायता से भोजन निकलने योग्य बनता है। तो उस लार के बारे में आज हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं लार ग्रंथियां। लार देखिए, मनुष्य में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है मनुष्य के मुख द्वारा। एक दिन में 1.5 लीटर लार का स्राव होता है मनुष्य के मुख में। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि मनुष्य के मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, मनुष्य के मुख में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका नाम आप लोगों को दिख रहा होगा। पहली लार ग्रंथि कर्णपूर्व ग्रंथियां, पैराटाइड ग्लैंड्स। दूसरी है अधोहन ग्रंथियां, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। और नंबर 3 पे है अधोजिह्वा ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो यह हुआ, ये तीन जोड़ी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य के मुख में, जिनसे क्या होता है? लार का स्राव होता है। ठीक, अब देखते हैं कि प्रत्येक ग्रंथि द्वारा किसमें कितना लार का स्राव होता है। ठीक है। तो देखिए, जो कर्णपूर्व ग्रंथियां हैं, कर्णपूर्व ग्रंथियां, इसमें टोटल 20%, इसमें क्या होता है? जो भी लार का स्राव, एक मनुष्य के मुख में जो भी लार का स्राव होगा उसका 20% स्राव जो है कर्णपूर्व ग्रंथियों द्वारा होता है। अब सेकंड नंबर पर है अधोहन ग्रंथियां। तो अधोहन ग्रंथियों में होता क्या है? जो लार का स्राव होगा मनुष्य के मुख द्वारा, अधोजिह्वा ग्रंथियों में क्या होते हैं? ये 65 से 70% लार का स्राव अधोजिह्वा ग्रंथियों के माध्यम से होता है। और शेष देखिए अधोहन ग्रंथियों के माध्यम से 65 से 70% लार का स्राव होता है। अब अगला नंबर है अधोजिह्वा ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो लार का जो भी संपूर्ण लार स्रावित होती है मनुष्य के मुख में, उसका 5% लार का स्राव अधोजिह्वा ग्रंथि द्वारा होता है। अब देखते हैं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 है
लाइसोजाइम। तो लार में ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम पहले देखिए टायलिन क्या करता है। टायलिन क्या करता है, तो भोजन में जो उपस्थित मंड होते हैं या स्टार्च होते हैं, भोजन में जो उपस्थित मंड या स्टार्च होते हैं उनको माल्टोज शर्करा में बदलता है। क्या करता है, मंड या स्टार्च को किसमें चेंज करता है, माल्टोज शर्करा। मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। अब इसमें एक एंजाइम और पाया जाता है, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम पाया जाता है जो माल्टोज शर्करा को, माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज, हाँ देखिए टायलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है कि भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अब यह माल्टोज शर्करा क्या होता है, माल्टोज शर्करा का कार्य करता है माल्टेज एंजाइम। माल्टोज शर्करा का कार्य करता है माल्टेज एंजाइम और कार्य करने के परिणाम स्वरूप यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है लाइसोजाइम, इसका कार्य क्या होता है। लाइसोजाइम देखिए जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जीवाणु भी भोजन के साथ हमारे मुख के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उनके साथ छोटे छोटे जीवाणु हमारे मुख के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यह एंजाइम लाइसोजाइम जो एंजाइम है वह छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो देखिए लार में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं या 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से लार का स्राव होता है और प्रत्येक ग्रंथ से कितने प्रतिशत लार का स्राव होता है ये सब आप लोगों को बता दिए हैं। फिर उसके बाद लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं किस प्रकार से यह स्टार्च को चेंज करते हैं माल्टोज शर्करा में, और माल्टोज शर्करा पर माल्टेज एंजाइम कार्य करता है जिससे वह ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और लाइसोजाइम जो होता है यह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला नंबर है जठर रस आमाशय, नंबर 2। आमाशय, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आमाशय से जठर रस का स्राव होता है जो कि पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यकृत किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायक होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम यकृत के लिए या यकृत के बारे में कुछ बेसिक बातें
जैसे यकृत, हम जानते हैं यकृत एक ग्रंथि है, ठीक है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे यकृत क्या है? शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार होता है लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य। भार की अगर हम बात करें, भार 1.5 से 2 केजी के मध्य, ठीक। तो यकृत के बारे में ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको हमेशा याद रखेंगे कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका भार 1.5 केजी से 2 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब देखते हैं यकृत किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायक होती है, ठीक। हाँ, अब देखेंगे यकृत का फिगर दिख रहा होगा। यकृत के ठीक निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, ठीक। तो यकृत द्वारा स्रावित स्राव, यकृत द्वारा स्रावित स्राव क्या होता है? वो जाके पित्ताशय में इकट्ठा होता है, पित्ताशय में संचित होता है, ठीक। और यह पित्त, जो स्रावित स्राव होता है उसे पित्त रस भी कहते हैं, ठीक है। और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की, आंत में जो यह पित्त रस जो होता है, आंत में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, वे और तेजी से कार्य करने लगते हैं, आंत में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं, ठीक। और इसके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त यकृत का और क्या कार्य है वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में सहायक होते हैं या सक्रिय भाग लेते हैं, ठीक। और है, और क्या करते हैं कि शरीर में जो उपस्थित जीवाश्म होते हैं, ठीक, शरीर में जो उपस्थित जीवाश्म होते हैं उनको प्रभावित कर शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक। यह हुआ यकृत का कार्य। तो अब हम देखते हैं कि अग्न्याशय किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायक होता है, और अग्न्याशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अग्न्याशय के बारे में कुछ बेसिक बातों को ध्यान देंगे। वह है नंबर 1, स्टार ब्रैकेट। पहली बेसिक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यकृत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय ही है। अरे छोड़ो जरा, हाँ, यकृत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है, और इसकी
90 ग्राम। ठीक है, सामान्य मनुष्य में यकृत अग्न्याशय का भार होता है 60 से 90 ग्राम और यह जे आकार की ग्रंथि होती है। इसका आकार की अगर हम बात करें तो यह जे आकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये हुआ अग्न्याशय के बारे में कुछ बेसिक टॉपिक। तो अब हम देखते हैं अग्न्याशय से कितने एंजाइम निकलते हैं, वे किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अग्न्याशय से मुख्य रूप से 3 एंजाइम निकलते हैं। नंबर 1 एमाइलेज, नंबर 1 पर है एमाइलेज और नंबर 2 है लाइपेज। नंबर 3 पर है ट्रिप्सिन। तो अग्न्याशय से यही 3 मुख्य एंजाइम निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। एमाइलेज के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि एमाइलेज यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख गुहिका में लार के प्रभाव से बच जाता है। ठीक, तो देखिए मुख गुहिका में अभी हमने बात किया था टाइलिन एंजाइम के बारे में। ठीक है, टाइलिन एंजाइम के बारे में बात किया था, जिसमें क्या बात हुई थी कि वह भोजन को शर्करा में चेंज किया, शर्करा से ग्लूकोज में चेंज हुआ। ठीक, तो उनमें देखिए कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाता है उस लार के माध्यम से, टाइलिन लार के माध्यम से जिन भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता है, वे शर्करा में नहीं चेंज हो पाते हैं, वे अग्न्याशय में जब आते हैं तो लाइपेज एंजाइम एमाइलेज एंजाइम द्वारा क्या होता है, उन भोज्य पदार्थों को शर्करा में चेंज कर दिया जाता है या वे भोज्य पदार्थ एमाइलेज एंजाइम के माध्यम से शर्करा में चेंज हो जाते हैं। और अगले नंबर पर है लाइपेज एंजाइम। यह क्या करता है, यह भोजन में उपस्थित वसा को अम्लों में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वह भोजन में जो उपस्थित वसा होते हैं, यहां से देखेंगे भोजन में उपस्थित है वसा, भोजन में जो उपस्थित वसा है इसे क्या करता है, अम्लों में परिवर्तित कर देता है। भोजन में जो उपस्थित वसा है वहां पर देखिए वसा पर लाइपेज एंजाइम कार्य करेगा, जिनसे यह वसा अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए थे, ये जो वसा अम्लों में परिवर्तित हुआ, यह अम्ल क्या होता है, रुधिर। और लसिका, देखिए
रुधिर और लसिका के माध्यम से ये अम्ल अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम का कार्य आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अब हम बात करते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम की। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और यह आमाशय में प्रोटीन के आंशिक पाचन में सहायता करता है। ठीक, या यह कह सकते हैं कि आमाशय में प्रोटीन के पूर्ण पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों एंजाइमों के कार्य इस अध्याय में बता दिया गया है। अब देखते हैं अगले नंबर पर क्या है। नंबर 5, आंतरिक ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां, तो इसमें क्या होता है कि छोटी आंत की श्लेष्मा कला में कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ठीक, ग्रंथियों में भी देखिए आंत में भी ग्रंथियां होती हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि छोटी आंत की श्लेष्मा कला में कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित रस, ये जो ग्रंथियां होती हैं इनसे जो स्रावित रस होते हैं, इन ग्रंथियों से स्रावित रस को मिश्रण आंतरिक रस कहते हैं। स्रावित रस को मिश्रण आंतरिक रस कहते हैं। ठीक, आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, आंतरिक ग्रंथियों में जो छोटी आंत होती है उसमें श्लेष्मा कला में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे कुछ रस स्रावित होते हैं। उन ग्रंथियों से कुछ रस स्रावित होते हैं, तो जो रस स्रावित होता है, स्रावित रस को मिश्रण आंतरिक रस कहते हैं। यह भी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।